श्रीलंका का इकोनॉमी डूब चुका है। वहाँ पे हालत ऐसा हो गया है कि बच्चों का एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू पेपर शॉर्टेज। उससे भी बदतर खाने पीने के साथ ज़रूरी सामान की भी कमी हो गई है। इसके चलते प्रोटेस्ट लगातार देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन, हिंसा और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ किया जा रहा है। लंबे पावर कट, ईंधन की कमी ने लोगों की दिक्कत और भी बढ़ा दी है। देश में बिगड़ते हालात देख प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षा ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है और अभी ये भी सुनने को मिल रहा है कि सभी मंत्रियों ने अपना पद छोड़ दिया है। श्रीलंका की गवर्नमेंट अभी टोटली बायस्ड हो चुकी है। आप देख सकते हैं वहाँ की गवर्नमेंट एक ही फैमिली चला रही है। वहाँ गोटबाया राजपक्षा प्रेसिडेंट है, उनके भाई महिंदा राजपक्षा प्राइम मिनिस्टर हैं, बसील राजपक्षा फिनेंस मिनिस्टर हैं एंड चमल राजपक्षा इरिगेशन मिनिस्टर हैं। ये चारों भाइयों को बड़े बड़े पोजीशन में रखा गया है और इनके अलावा और जितने भी मिनिस्टर्स हैं सबने रेजिग्नेशन दे दिया है और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने भी इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका आर्थिक तौर पर तबाह हो चुका है। हालत इतनी बुरी है कि आज़ादी के बाद इस देश में ऐसी हालत कभी नहीं हुई थी और अब का हालत बहुत ज़्यादा ही बदतर है और इसके चलते वहाँ गृह युद्ध की भी संभावनाएँ हैं। पेट्रोल डीजल ख़त्म हो चुका है और पास में पैसे नहीं होने के कारण बड़ी मात्रा में खरीद भी नहीं सकते। पावर प्लांट्स भी बंद पड़े हैं और इसके चलते एक दिन में 13 घंटे का पावर कट देखने को मिल रहा है और स्ट्रीट लाइट्स भी बंद पड़े हैं। हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज के कारण ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहा। मेडिसिन, फूड्स के लिए लंबे लाइन्स लग रहे हैं और लोग वहाँ ज़रूरी चीज़ों के लिए और खाने पीने के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर श्रीलंका में पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ की हालत पूरी तरह से बिगड़ गई और महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोग 1 लीटर दूध भी नहीं खरीद पा रहे। इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? ये सब में जिम्मेदार अभी के सरकार से लेके पिछले कुछ सरकारों को दिया जा रहा है। उनके सारे पॉलिसीज़ को दिया जा रहा है, जैसे कि टैक्स में छूट बड़ा कारण माना जा रहा है। साल 2019 के आधार में राष्ट्रपति राजपक्ष ने टैक्स को काफ़ी कम कर दिया था। श्रीलंका में जनता को खुश करने के लिए सरकार ने वैट को 15% से हटाकर 8% कर दिया था और इससे देश के सरकारी खजाने में हर साल 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने लगा। इस वजह से वैश्विक स्तर पर श्रीलंका को काफ़ी नुकसान हुआ और सरकारी खजाना भी लगातार कमज़ोर पड़ने लगा। ये सबके पीछे कोविड को भी बड़ा कारण माना जा रहा है। कोविड की वजह से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में 10% योगदान टूरिस्ट का था और कोविड से ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गया। इससे बेरोजगारी बढ़ गई और लोगों का बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा। इससे बचने के लिए सरकार ने काफ़ी नए नोट छाप दिए और हालत लगातार बिगड़ गए। फिर डॉलर के मुकाबले श्रीलंका की मुद्रा काफ़ी गिर गई। ईस्टर बम धमाका को भी इसमें जिम्मेदार माना जा रहा है। श्रीलंका में 21 अप्रैल 2019 को जगह जगह बम ब्लास्ट हुआ था और इसके कारण 300 से भी ज़्यादा लोग की मौत हुई थी। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर्यटक पर निर्भर है। विदेशी पर्यटक साल 2019 के बाद से ही श्रीलंका में जाने से कतराने लगे। थर्ड पॉइंट इज़ विदेशी भंडार का खाली होना। श्रीलंका में पैसे की आमदनी कम होने पर लगातार कर्ज बढ़ता गया और विदेशी कर्ज भी उसी के हिसाब से काफ़ी बढ़ गया। विदेशी कर्ज 173% बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि देश पर कुल 2.55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और इसमें चीन का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा है। वहीं डॉलर की भी वैल्यू काफ़ी कम हो गई है। श्रीलंका में एग्रीकल्चर के लिए लिया गया फैसला भी भारी पड़ा। वहाँ की सरकार ने घोषणा कर दिया कि श्रीलंका पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करके ऑर्गेनिक फसलें पैदा करेगा। इस घोषणा पर श्रीलंका में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पर रोक लगा दिया गया और इसके बदले चीन से घटिया ऑर्गेनिक खाद उठा लाया। नतीजा ये हुआ कि फसलों को कीड़े खाने लगे और उत्पादन बहुत ज़्यादा कम हो गया। ऊपर से श्रीलंका ने विदेशों से पाम ऑयल आयात पर भी रोक लगा दी। इससे ये हुआ श्रीलंका अपने ज़रूरत के हिसाब से भी उत्पादन नहीं कर पाया। अब रूस यूक्रेन जंग भी एक बड़ा कारण है। रूस यूक्रेन में छिड़ी जंग से श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था की हालत और भी बिगड़ गई। रूस श्रीलंका की चाय का सबसे बड़ा इंपोर्टर था। रूस और यूक्रेन से भी बड़ी तादाद में श्रीलंका में पर्यटक भी आते थे। रूबल की गिरती कीमत, जंग और रूस यूक्रेन की ओर से चाय की घटती खरीद से भी इसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। श्रीलंका का अर्थव्यवस्था का ये हालत देख के ब्लेम किया जा रहा है
successive governments not diversifying exports and rely on traditional cash resources like tea, garments, and tourism, and on a culture of कंज्यूमिंग इम्पोर्टेड गुड्स। श्रीलंका पहले IMF या वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के बजाय डिफरेंट कंट्रीज से लोन लेता था, जैसे कि चाइना एंड इंडिया। श्रीलंका हैज़ asked both Beijing and New Delhi to consider reconstructing its debt repayments after India in January extended a $400 million swap line and deferred an Asian clearing unit settlement of $5,000 million. Now, Sri Lanka is also seeking to negotiate a new loan with China. The Hambantota port, part of China's Belt and Road Initiative, is widely viewed as an example of what can go wrong with Beijing's infrastructure drive. Sri Lanka borrowed heavily to build the port, could not repay the loans, and then gave China a 99-year lease for डेप्ट रिलीफ। जैसे अभी श्रीलंका चाइना के ट्रैप में आके डूब चुका है, सिमिलर वे पाकिस्तान का भी होने वाला है। श्रीलंका अभी मदद के लिए भारत की तरफ देख रहा है। इन हालत में भारत अपने इस पड़ोसी को $1 अरब की क्रेडिट लाइन देने जा रहा है, साथ ही वर्ल्ड बैंक से कर्ज दिलाने की कोशिश भी कर रहा है। भारत श्रीलंका को 40,000 टन ईंधन देगा। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन ने श्रीलंका को कर्ज जाल में फंसा लिया है और इसकी वजह से ही ये आर्थिक संकट देखने को मिल रहा है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।